नमस्कार छात्रों, YouTube चैनल जीके आर्ट पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं छात्र कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो सबसे पहले छात्रों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके सहयोग के चलते लगातार वीडियो कंटेंट को देखने के कारण और इस YouTube चैनल के समस्त वीडियो को अन्य छात्रों के बीच शेयर करने के कारण सिर्फ आप ही के सहयोग से ये चैनल महज 6 महीने में YouTube कंपनी द्वारा मोनेटाइज कर दिया गया है। तो आपने जिस तरह से अपना सहयोग दिया, उस सहयोग के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आगे भी हम आपसे उम्मीद यही करेंगे छात्रों कि जिस तरह से आप सबने अभी तक के सफ़र में इस YouTube चैनल से जुड़कर आपने सहयोग दिया, आगे भी आप सहयोग लगातार देते रहेंगे। अधिक से अधिक वीडियो को दूसरे छात्रों के पास शेयर करते रहेंगे, ऐसी हम उम्मीद करेंगे। चलिए, आज हम आपको बता दें कि चैनल अगर मोनेटाइज हो गया है तो हम सब के लिए खुशी की बात है। और अब आने वाले समय में इस YouTube चैनल के माध्यम से और भी बेहतर सेवाएं आपको मिलेगी, क्योंकि जैसे जैसे हमें सुविधाएं मिलती जाएगी उस हिसाब से हम भी आपके लिए सुविधाओं को लाते जाएंगे और तब आने वाले वक्त में उन सारी प्रकार की समस्याओं को हम खत्म करेंगे जिन समस्याओं के चलते आपको अभी तक परेशानी हो रही है। आइए आज हम एक राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर बात करें। आज की जो मेरी परिचर्चा है वो करंट अफेयर को लेकर है और जिस मुद्दे पर आज मैं आपसे बातचीत करने जा रहा हूँ वो मुद्दा है भारत की शिक्षा नीति। जो भारत में नई शिक्षा नीति लाई गई है, देश के अंदर छात्रों के ऊपर किस प्रकार का परिवर्तन आएगा, आज हम इस मुद्दे पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी देश का विकास उसके शिक्षा पर ही निर्भर करता है। अगर देश शिक्षित है, देश के नागरिक शिक्षित हैं, तो फिर किसी प्रकार की समस्याएं नहीं होगी। इसके लिए ज़रूरी है कि उस देश में शिक्षा का मॉडल बेहतर हो। अगर मॉडल बेहतर है तो फिर वहाँ के लोगों को परेशानी नहीं हो सकती है और देश नए नए प्रयोगों के आधार पर आगे बढ़ते जाएगा, जिससे हमारे देश का नाम तो होगा ही, हमारे देश के लोगों को भी अनेकों तरह का फ़ायदा होगा। आइए हम ये जाने पहले कि नई शिक्षा नीति में क्या क्या बदलाव किया गया है, इस नई शिक्षा नीति से क्या असर पड़ने वाला है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहली बार भारत में जो शिक्षा नीति बनाया गया था वो 1968 में बनाया गया था, 1968 में बनाया गया था। उसके बाद दूसरी शिक्षा नीति 1986 में लाया गया और 1986 का ये शिक्षा नीति लगातार चलते रहा। हालांकि 1992 में आने के बाद इसमें कुछ संशोधन किए गए थे, लेकिन 1986 की नीति ही आगे चलती रही। लेकिन अब जब इस समय 2020 में शिक्षा नीति में बदलाव किया गया तो ये पूर्णतः बदलाव किया गया है और 34 साल के बाद भारत में नई शिक्षा नीति को लाया गया है। तो इस नई शिक्षा नीति से क्या प्रभाव पड़ेगा, इन मुद्दों को तो हम जानेंगे ही जानेंगे, लेकिन हम आपको यही बताना चाहते हैं कि अब जो है भारत सरकार ने यह भी फैसला कर लिया है कि देश के कुल जीडीपी उत्पादन का पहले 2.6% ही शिक्षा पर खर्च किया जाता था, लेकिन अब देश के कुल जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि देश में शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अधिक टेक्निकल चीज़ों की आवश्यकता है और इस टेक्निकल बदलाव को लाने के लिए पैसों की आवश्यकता है। यदि आप ट्रेडिशनल रूप से पुरानी परंपराओं से ही बंधे रहेंगे तो देश का विकास नहीं हो पाएगा। आप देखें, अन्य देशों ने बहुत तेज़ी में शिक्षा में परिवर्तन किया, नई नई शिक्षा नीतियाँ बदली और ज़रूरत के हिसाब से, समय के हिसाब से चीज़ों में बदलाव किया। वो देश काफ़ी आगे चल रहे हैं। हमारे देश में 1986 का ही फॉर्मेट अभी तक चल रहा था, लेकिन अब 34 साल के बाद इस फॉर्मेट में बदलाव किया गया है। तो हाँ, आइए हम जानते हैं यहाँ पर कि कौन कौन सा बदलाव हुआ है। नई शिक्षा नीति 2020। सबसे पहले आप ये जानें कि इस नई शिक्षा नीति के लिए इसरो के पूर्व चेयरमैन के कस्तूरी रंजन, आप नाम सुने होंगे, इनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाया गया था। कुल 2 लाख लोगों से नई शिक्षा नीति को लेकर सुझाव मांगा गया और 2 लाख लोगों के द्वारा जो सुझाव मांगे गए उसमें यही राय दिया गया कि शिक्षा नीति में बदलाव होना ज़रूरी है। तो के कस्तूरी रंजन के नेतृत्व में एक शिक्षा समिति बनाई गई और उस शिक्षा समिति ने पिछले वर्ष यानी 2019 में भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल को अपनी रिपोर्ट सौंप दी और उस रिपोर्ट को अब जाकर
भारत सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा इसको पारित कर दिया गया है, इसको मंजूरी दे दिया गया है। अब जब ये संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव पेश होगा तो इस प्रस्ताव के पास हो जाने के पास इसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और जैसे ही राष्ट्रपति की मंजूरी इसे मिलेगी तो यह देश में लागू हो जाएगा, एक नया कानून बन जाएगा और धीरे धीरे सभी राज्यों को एक एक करके इसे अपनाना पड़ेगा। तो के कस्तूरी रंजन के नेतृत्व में ये शिक्षा समिति बनाई गई थी। देखिए, शिक्षा का जो मॉडल अभी तक था हमारे देश में, वो शिक्षा का मॉडल क्या था? 10+2 ये मॉडल था अभी तक। यानी 10 साल तक हम लोग मैट्रिक की पढ़ाई करते थे, मतलब नर्सरी क्लास से लेकर 10th क्लास तक, 10वीं क्लास तक, और उसके बाद 2 साल हमारा इंटरमीडिएट को लेकर होता था। तो 10+2 का सिस्टम हमारे देश में कार्य कर रहा था, लेकिन अब इस सिस्टम को बंद कर दिया गया है और नया सिस्टम जो लाया गया है, उस नए सिस्टम में क्या बदलाव किया गया है कि अब शिक्षा नीति का जो मॉडल बनाया गया है उसमें 5+3+3+4 का मॉडल बनाया गया है। ये अब लागू किया गया है। तो ये नया शिक्षा मॉडल है। अब यहाँ पर हम ये जानें कि इस नया शिक्षा मॉडल में कौन सी बातें अब अपनाई गई हैं। पहले वाली बातों को हम समझ सकते हैं कि नर्सरी से लेकर 10th क्लास तक के टोटल अगर क्लास को देखा जाए तो 10 क्लास तक हो गया। ये 10वीं तक की पढ़ाई करने के लिए हमको 10 क्लास पढ़ना पड़ा और फिर आपको 2 साल हमको इंटरमीडिएट के लिए पढ़ना पड़ा, तो ये 12 साल है। लेकिन इसमें जो परिवर्तन किया गया वो क्या किया गया कि अब आपकी शुरुआत के जो 5 वर्ष हैं, आपके विद्यालय में नामांकन के बाद आपके 5 वर्ष जो शुरुआत के होंगे उनको फाउंडेशन स्टेज कहा जाएगा। वो फाउंडेशन स्टेज होगा और इस फाउंडेशन स्टेज में 2 तरह की प्रक्रिया लाई जाएगी। क्या प्रक्रिया लाई जाएगी? तो पहला जो 3 वर्ष होगा इस फाउंडेशन स्टेज का, पहला 3 वर्ष प्री प्राइमरी स्टेज कहलाएगा। और उसके बाद के जो आपके 2 वर्ष हैं, उसके बाद के जो 2 वर्ष होंगे उस 2 वर्षों में 1 वर्ष जो होगा वो क्लास फर्स्ट के लिए होगा और उसके बाद अगला जो 1 वर्ष होगा वो क्लास सेकंड के लिए होगा। तो कुल मिलाकर हम यहाँ पर ये चीज़ देख रहे हैं कि जब विद्यालय में हम लोग का नामांकन होगा तो नामांकन होने के बाद 5 वर्षों तक की हमारी जो पढ़ाई होगी उस पढ़ाई के दौरान हम केवल दूसरी कक्षा तक ही प्रवेश कर पाएंगे। यानी आपके नामांकन के बाद अब जब आप पढ़ाई करेंगे तो नामांकन के बाद 5 वर्षों तक आप केवल दूसरी कक्षा तक ही रहेंगे। इसमें क्या बदलाव बेहतर किया गया है? अभी तक आप देखते होंगे अगर कोई बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाता है तो प्राइवेट स्कूल में जाने के दौरान ये देखने को मिलता है कि उस बच्चे के साथ बहुत अधिक किताबों का एक बोझ है, मतलब कह सकते हैं कि भारी एक बैग लेकर वो अपने साथ जाता है और फिर उसे लेकर आता है। तो जितना उस बच्चे का शरीर का वेट नहीं है उससे ज़्यादा वह बस्ते में सामानों को ढोने का काम करता था, मोटी मोटी किताबों को लेकर जाता था। भले ही पढ़ाई आपको 1 या 2 सब्जेक्ट का ही हो, लेकिन सारी किताबों को, सारी कॉपियों को लेकर गए। विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट के माध्यम से अनेक चीज़ें उस बच्चे को दे दी जाती थी। लेकिन अब इस सिस्टम को समाप्त कर दिया गया है। यानी हम कुल मिलाकर यही करेंगे कि शुरुआत के जो 5 वर्ष है जिसको हम फाउंडेशन स्टेज कहेंगे, इस स्टेज में बच्चों को पढ़ना नहीं है। अब बच्चों को खेलने, कूदने और अन्य गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ साथ उसको कुछ बेसिक चीज़ों की जानकारी दी जाएगी। ये शिक्षकों के माध्यम से देश दुनिया की बातों को कुछ बताया जाएगा, कुछ अगल बगल के क्षेत्रों को बताया जाएगा, लेकिन उस बच्चे को पढ़ाई के बर्डन से बिल्कुल एक तरह से मुक्त किया गया है। ये वो वक्त है जिस वक्त में बच्चे खेलेंगे, कूदेंगे और पूरी तरह से हम कहेंगे मौज मस्ती करेंगे। तो ये एक बदलाव किया गया। इस बदलाव से अब क्या असर पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे कि छोटे बच्चों के लिए जो बस्तों का बोझ था वो बोझ सरकार के द्वारा अब कम कर दिया गया है। उसके बाद देखें, उसके बाद जो ये अगला जो 3 दिख रहा है, इस अगले 3 का मतलब यहां पर क्या है उसको आइए समझते हैं। ये जो 3 वर्ष हैं, ये 3 वर्ष तीसरी कक्षा से 5वीं कक्षा तक के लिए बनाया गया है।
ये अगला जो 3 वर्ष है ये तीसरी से 5वीं क्लास तक के बच्चों के लिए बनाया गया है मॉडल। अब इस मॉडल में क्या है, इस स्टेज में जब बच्चे आएंगे यानी तीसरी से 5वीं कक्षा के बीच जब रहेंगे तो ऐसे बच्चों की पढ़ाई से भविष्य तैयार किया जाएगा। विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों को इसमें पढ़ाया जाएगा। तो ये आपको इस स्टेज में रखा गया कि आप जब तीसरी कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा में प्रवेश करेंगे तो इसमें आपको विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, कला के विषयों को पढ़ाया जाएगा। कुल मिलाकर इन 3 वर्षों में हम ये कहेंगे कि बच्चों के भविष्य को तैयार करने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी जिससे बच्चों का भविष्य बेहतर बन सके। उसके बाद अगला जो हम ये 3 वर्ष जो लिखे हैं, इस 3 वर्ष में ये देखिए क्या है, इस 3 वर्षों में आपको 6ठी क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चों को उनके पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाया जाएगा। ये बहुत बड़ा बदलाव है। 6ठी कक्षा से लेकर 8वीं क्लास तक के जो बच्चे होंगे उनके पाठ्यक्रम में जिन जिन विषयों को शामिल किया गया है उस हिसाब से उन बच्चों की पढ़ाई होगी। और 6ठी से 8वीं तक की पढ़ाई को मिडिल स्टेज माना जाएगा और इस मिडिल स्टेज में बच्चों के अंदर जिज्ञासा भरी जाएगी। ऐसी कोशिश की जाएगी कि बच्चे बेहतर सोच विकसित करते हुए बेहतर भविष्य का निर्माण कर सके। बच्चों की विश्लेषण क्षमता का विकास किया जाएगा। उन्हें जीवन में बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। अब आगे जो ये 4 वर्ष जो दिख रहा है आपको, इन 4 वर्षों में कौन सा कार्य होगा इसको आइए यहां पर देखते हैं। ये 4 वर्ष 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक लास्ट स्टेज होगा। इस लास्ट स्टेज में जब बच्चे पढ़ेंगे तो यहां पर बच्चों को सिर्फ पढ़ाया नहीं जाएगा बल्कि उनके लिए अब एक नए सिस्टम को इसमें लाया गया है। और ये सिस्टम ये लाया गया है कि अभी तक जो बच्चे रटने की बातों पर विश्वास करते थे कि केवल रटकर चीज़ों को बेहतर कर लेना है और उसी से अपने एग्जाम को देकर आगे निकल जाना है, लेकिन अब उस रटने की परंपराओं को समाप्त किया जाएगा। अब अधिक से अधिक बच्चों को समझाने की कोशिश की जाएगी। रटने वाले फॉर्मूले को समाप्त करने की इसमें कोशिश की गई है। यहाँ तक आते आते बच्चों के अंदर ऐसी सोच उत्पन्न कर देनी है कि उसका दिमाग पूरी तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर कार्य करे, यानी एक साइंटिफिक सोच उसके अंदर विकसित हो जाए। ऐसा प्रयास किया जाएगा 9वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चों को। अब इसमें अगर हम कहें तो जो सबसे बड़ा एक बदलाव दिख रहा है वो बदलाव देखिए क्या है। ये तो हमारे पाठ्यक्रम का मतलब शेड्यूल है, नए शिक्षा नीति का जो मॉडल तैयार किया गया है उसके बारे में मैंने बता दिया आपको। 5वीं क्लास तक के बच्चों के लिए यहाँ देखिए, 5वीं क्लास तक के बच्चों के लिए जो पढ़ाई का सिस्टम बनाया गया है उसे अब क्या कर दिया गया है, उसको कर दिया गया है अपनी मातृभाषा में। 5वीं कक्षा तक बच्चों की पढ़ाई मातृभाषा में होगी। मातृभाषा या यहां पर लिख दे रहे हैं राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा में होगी। अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। अनिवार्यता समाप्त। ये बहुत अच्छा फैसला है। ये फैसला सही कहेंगे, इसलिए कहेंगे
5वीं तक के जो बच्चे होते थे उनको शुरुआत से ही अंग्रेजी 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 लगातार उनको अंग्रेजी के लिए प्रेरित किया जाता था कि आप अंग्रेजी की पढ़ाई निश्चित रूप से करें। खास करके प्राइवेट स्कूलों में जब हम बात करते हैं तो शुरुआत से ही बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा की तालीम दी जाती थी। लेकिन अब यहाँ पर क्या किया गया है कि 5वीं क्लास तक की जो पढ़ाई होगी बच्चों की वो अंग्रेजी में नहीं होगा, वो पूरी तरह से 2 चीज़ों पर डिपेंड करेगा। या तो आप राष्ट्रभाषा के तौर पर हिंदी को स्वीकार कर ले और हिंदी में पढ़ाई करें, या फिर अपनी लोकल लैंग्वेज यानी अपनी मातृभाषा के रूप में पढ़ाई करें। जैसे मान लीजिए कोई कर्नाटक का लड़का है, तो कर्नाटक का लड़का अगर है तो वो हिंदी में तो पढ़ाई कर ही सकता है क्योंकि ये हिंदी राष्ट्रभाषा है। लेकिन अगर वो चाहे तो बच्चा कन्नड़ भाषा में पढ़ाई करेगा। लेकिन शुरुआत के 5वीं क्लास तक अब उसको अंग्रेजी में पढ़ाया नहीं जाएगा। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। जैसे कुछ छात्रों ने हमसे ये भी कहा कि सर अगर अंग्रेज़ी की अनिवार्यता को ख़त्म यहाँ पर किया गया है कि 5वीं क्लास तक के बच्चों को अंग्रेज़ी में नहीं पढ़ाया जाएगा, तो ये तो सिस्टम बेहतर नहीं है, क्योंकि बिना अंग्रेज़ी के देश का विकास कैसे हो पाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि चीन जैसे देशों में आप जाइए, आप जापान जैसे देशों में जाइए, वहाँ पर सिलेबस में अंग्रेज़ी है ही नहीं। क्या वो देश विकसित नहीं हुए हैं? क्या वो देश तरक्की नहीं किए हैं? काफ़ी तरक्की किए हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम अंग्रेज़ी पर डिपेंड होकर ही तरक्की कर सकते हैं, बाकी जो चीज़ें हैं उस पर भी हम डिपेंड होकर तरक्की कर सकते हैं। और ये सिस्टम तो शुरुआत की सिर्फ 5वीं कक्षा तक ही किया गया है, इसीलिए हम इसको आगे लेकर ना देखेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी रुचि है तो उस रुचि को ही समाप्त कर दिया जाएगा, ये बिल्कुल नहीं है। क्योंकि उसमें यह भी कहा गया है कि एक विषय के रूप में अंग्रेजी शामिल रहेगा, यानी जो एक सब्जेक्ट के रूप में अंग्रेजी होता है वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन पूरा सब्जेक्ट जो अंग्रेजी भाषा में ही आते थे, सारे लैंग्वेज अंग्रेजी में ही लिखे जाते थे, वैसे अब नहीं होंगे। अब या तो वे हिंदी में लिखे जाएंगे या वहाँ की लोकल लैंग्वेज के रूप में लिखा जाएगा। तो ये एक परिवर्तन और किया गया है। अब आगे देख लीजिए यहाँ पर और क्या परिवर्तन हुआ है। जब स्टूडेंट्स 6ठी कक्षा में प्रवेश करेगा तो यहाँ देखिए ये तीसरे स्टेज में जब आता है, नई शिक्षा मॉडल का जब तीसरे व्यवस्था में आता है, तो 6ठी क्लास में जब बच्चा आएगा तो उसको सिर्फ उसके पाठ्यक्रम के अनुसार ही नहीं पढ़ाया जाएगा, बल्कि कुछ और बदलाव किया गया है। अब 6ठी क्लास से बच्चे को वोकेशनल कोर्स की तैयारी कराई जाएगी। वोकेशनल कोर्स का मतलब यहाँ पर ये हो जाता है कि वो बच्चा अपनी रुचि के जिस विषय में उसकी विशेष रुचि हो उसके हिसाब से भी वो पढ़ाई कर सकता है। मेरे कहने का यहाँ पर यह मतलब है कि उस बच्चे को अब यहीं से कंप्यूटर कोडिंग, यहाँ तक कि उनके अंदर ऐप बनाने की समझ भी विकसित कर दी जाएगी। तो ये बदलाव किया गया है, यानी 6ठी क्लास से ही बच्चा अगर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में मतलब बेहतर कार्य करना चाहे तो वो कर सकता है। अगर उसकी रुचियों को अगर देखा जाए, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को पेंटिंग करने का शौक़ है, वो पेंटिंग बहुत अच्छा करता है, तो ऐसा नहीं है कि उसको निश्चित पाठ्यक्रम जो दिया गया है सिर्फ वही पढ़ाया जाएगा। अगर उसको पेंटिंग का शौक़ है तो पेंटिंग भी कर सकता है। अगर वो सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में कुछ करना चाहता है, मोबाइल सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में, तो वहां पर वो कुछ कार्यों को कर सकता है। अगर वो चाहे कि कोई ऐप वगैरह बनाए तो ऐप बनाने की समझ भी उसके अंदर इसी कक्षा से विकसित कर दी जाएगी। इसके लिए यहीं से उस बच्चे को इंटर्नशिप का मौका दिया जाएगा। इंटर्नशिप का जो मौका दिया जाएगा उसके तहत बच्चा अगर मान लेते हैं कि पेंटिंग करने की रुचि रखता है तो उस बच्चे को किसी अच्छे पेंटर के पास ले जाकर उसको ट्रेनिंग दिलाई जाएगी और ये ट्रेनिंग उसके स्कूल खर्च पर होगा। यानी कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि यहाँ से ही बच्चे को प्रैक्टिकल करने का एक शानदार मौका अब मिलेगा नए सिस्टम के तहत। अब देखिए आगे क्या किया गया है। अभी तक जो बच्चे इस बात को समझते थे, हम सब यही जानते हैं कि जब मैट्रिक कर लेते हैं तो मैट्रिक करने के बाद जब हम इंटरमीडिएट में प्रवेश करते हैं तो इंटरमीडिएट में प्रवेश करने के समय सबसे बड़ा चैलेंजिंग हमारे सामने एक समस्या होती है कि हम सब्जेक्ट को कौन सा सेलेक्ट करें। यानी हम आर्ट के साथ पढ़ाई करें या कॉमर्स के साथ पढ़ाई करें या साइंस के साथ पढ़ाई करें। तो ये एक सिमिलर सब्जेक्ट को अभी तक चुनने का हमको मौका मिलता था। जैसे मान लीजिए कि हमारी रुचि अगर फिजिक्स में बहुत बेहतर है और फिजिक्स के साथ हमको ज्योग्राफी भी की जानकारी भी बहुत अच्छी है, तो अभी तक का जो सिस्टम कहता था वो यही कहता था कि अगर आप ज्योग्राफी अच्छा रखते हैं तो आप आर्ट सब्जेक्ट को ले सकते हैं। लेकिन अगर आर्ट सब्जेक्ट लेंगे तो वहाँ पर जो आपका एक और रुचि का सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसको आप नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इसके साथ जो आर्ट सब्जेक्ट आएंगे उन्हीं सब्जेक्टों को आपको अपने साथ रखना पड़ेगा। क्योंकि फिजिक्स को जब आप रखेंगे तो फिजिक्स के साथ साइंस सब्जेक्ट के तहत जितने भी विषय आएंगे उनको आपको रखना पड़ेगा, वहाँ पर आप ज्योग्राफी को नहीं रख पाएंगे। लेकिन अब नए सिस्टम में क्या बदलाव किया गया है कि अब आप अपने रुचि के विषय को भी रख सकते हैं। यानी अगर कोई बच्चा
मैथमेटिक्स की पढ़ाई कर रहा है और मैथमेटिक्स की पढ़ाई के साथ अगर उसका हिस्ट्री भी बहुत बेहतर है तो मैथ के साथ हिस्ट्री भी रख सकता है। अगर उसका बायोलॉजी बेहतर है तो बायोलॉजी के साथ वो ज्योग्राफी भी रख सकता है। यानी अब जो है किसी बच्चे के लिए किसी प्रकार का ये बाउंडेशन नहीं है कि आपको जिस विषय में रुचि है उस विषय को आप नहीं रखेंगे, बल्कि जिस पैटर्न को आप स्वीकार करेंगे उसी सिस्टम को आपको जो है आगे चलाना है। यानी जो अभी तक स्ट्रीम सिस्टम चल रहा था देश के अंदर, उस स्ट्रीम सिस्टम को अब समाप्त कर दिया गया है। जो बच्चा जैसा चाहेगा उस हिसाब से अपनी रुचि के अनुसार सब्जेक्ट को रख सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है नई शिक्षा नीति में। आगे देखिए, और इसमें जो बदलाव किया गया वो क्या बदलाव किया गया है कि 10वीं क्लास की जो हम अभी तक बोर्ड की परीक्षाएं देते थे उस बोर्ड की परीक्षाओं को अब समाप्त कर दिया गया है। यानी 10वीं की अब बोर्ड की परीक्षा देश में नहीं होगी। अब सिस्टम क्या लाया गया है इसमें यह सिस्टम लाया गया है कि अब सिर्फ 12वीं बोर्ड ही होगा, 10वीं बोर्ड अब नहीं होगा। अभी तक 10वीं बोर्ड हम लोगों के लिए अनिवार्य था, लेकिन अब 10वीं बोर्ड का कोई मतलब नहीं है, अब सिर्फ 12वीं बोर्ड होगा। लेकिन 9वीं से लेकर 12वीं तक की जो आप पढ़ाई करेंगे उस पढ़ाई के दौरान परीक्षाएं किस प्रकार होगी उसको भी समझ लीजिए। जब आप 9वीं क्लास में रहेंगे तो 9वीं क्लास में भी आपको 2 सेमेस्टर में एग्जाम लिया जाएगा। यानी 1 साल के अंदर आपके 2 एग्जाम लिए जाएंगे, 6-6 माह पर आपके 2 एग्जाम होंगे। और इसमें क्या बदलाव किया गया है कि आप जो है जब एग्ज़ाम देंगे तो एग्ज़ाम देने के बाद हम लोगों के देश के अंदर क्या चीज़ें देखने को मिलती थी। कुछ ऐसे बच्चे होते थे जो शुरुआत से पढ़ाई नहीं करते थे। जैसे मान लेते हैं कि किसी बच्चे को 9th क्लास में एडमिशन लेना है, पढ़ाई करनी है, और वो बच्चा जनवरी से लेकर के आपको जून तक, जुलाई तक या अगस्त तक अपनी पढ़ाई नहीं किया, बिल्कुल स्कूल नहीं गया। लेकिन अब क्या करता है वो बच्चा कि जाकर सितंबर में अपना एडमिशन करा लेता है और सितंबर से वो 9th क्लास की पढ़ाई शुरू करता है। फिर फाइनल एग्ज़ाम के लिए कुछ तैयारी करता है और फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी करके एक अच्छा नंबर ला भी देता है। तो ये सिस्टम अब समाप्त किया गया है। अब सिस्टम ये कहता है कि नई शिक्षा नीति के तहत जो आपके 2 सेमेस्टर में एग्ज़ाम लिए जाएंगे उन दोनों सेमेस्टर में लाए हुए अंकों को अब आपके मुख्य परीक्षा में ऐड कर दिया जाएगा। यानी आप छमाही में जो एग्ज़ाम में नंबर लाए थे उस नंबर को आपके मुख्य परीक्षा के साथ जोड़कर तब आपका रिपोर्ट कार्ड प्रकाशित किया जाएगा। उसी प्रकार से आपको 10वीं में, उसी प्रकार से 11वीं में और उसी प्रकार से आपके 12वीं के भी एग्ज़ाम होंगे। उन बच्चों के लिए अब समस्या हो जाएगा जो सिर्फ यह समझते थे कि कुछ दिनों की पढ़ाई के दौरान ही हमको बेहतर कुछ कर जाना है और उसी के आधार पर बेहतर रिजल्ट निकाल लेना है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब उस बच्चे को पूरी की पूरी पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों सेमेस्टर के अंकों को जोड़कर तब रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। बोर्ड की परीक्षा में अब अपने पसंद की भाषा में लिखने की छूट होगी। अभी तक का जो सिस्टम था उस सिस्टम में या तो आपको अंग्रेजी भाषा में लिखना पड़ता था या फिर आपको हिंदी में लिखना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बोर्ड की परीक्षा में आप अपनी पसंद की किसी भाषा में भी परीक्षाओं को दे सकते हैं। इसके लिए आपको छूट प्रदान कर दी गई है। इसमें ये बड़ा फैक्ट लाया गया है कि जो आपका रिपोर्ट कार्ड होगा वह 360 डिग्री असेसमेंट पर काम करेगा। 360 डिग्री असेसमेंट पर कैसे काम करेगा तो हम आपको बता देना चाहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप 9वीं कक्षा के पहले सेमेस्टर के एग्ज़ाम को दिए, फिर उसके बाद आपने दूसरे सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया। लेकिन जो दूसरे सेमेस्टर का जब आप एग्ज़ाम देंगे तो एक एग्ज़ाम में जो रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा उस रिपोर्ट कार्ड को तैयार करने में सिर्फ आपके पहले सेमेस्टर की रिजल्ट को ही नहीं जोड़ा जाएगा, बल्कि उसके साथ साथ कुछ अन्य बदलाव भी किए गए हैं। अब बच्चे अपना खुद का मूल्यांकन करेंगे और खुद का मूल्यांकन करते हुए कि हम किस स्थिति में हैं उस हिसाब से अपने लिए भी नंबर देंगे। और यही नहीं नंबर देंगे, बल्कि आपके जो शिक्षक होंगे, जो शिक्षक आपको स्कूल में पढ़ाए हैं, वो शिक्षक भी आपके लिए नंबर देंगे। और इससे भी बड़ी बात ये किया गया है कि जो आपके दोस्त हैं, जो आपके सहपाठी हैं, वो भी आपके लिए अंक प्रदान करेंगे कि आपका परफॉर्मेंस किस तरह से इस साल में रहा है। यानी 9वीं कक्षा में, 10वीं कक्षा में या 11वीं में या 12वीं में आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो इस हिसाब से हम ये कहेंगे कि आप लिखित परीक्षा के साथ साथ आप अपने व्यवहारिक परीक्षाओं को भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि अब आपके दोस्त भी आपके लिए अंक देंगे। आप खुद भी अपना मूल्यांकन करेंगे कि हम कहाँ तक हैं, कितना हम बेहतर हैं। इस मूल्यांकन को, इस बात को ध्यान रखेंगे कि ये नहीं सोच लेंगे कि जब हम अपने लिए ही नंबर देंगे तो हम कुछ बेहतर नंबर दे देंगे, क्योंकि यदि आपने ऐसा कर दिया तो आने वाले उच्च शिक्षा के लिए जब आप आगे बढ़ेंगे, किसी बेहतर परीक्षा में जब आप बैठेंगे, किसी बेहतर चीज़ का जब आप एग्ज़ाम देंगे, तो वहाँ पर जिस विषय को लेकर आपने अच्छा अंक दिया है
वहाँ पर आपके उस अंक को मान्यता देते हुए आपसे उस विषय की जानकारी को पूछा जाएगा। और यदि आप वहाँ पर बेकार साबित होते हैं तो फिर आपके लिए समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। इसलिए आपको अपना सही मूल्यांकन करके ही नंबर देना है। 12वीं की परीक्षा के बाद जब छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कॉलेज की तरफ जाते हैं तो उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या आती है। समस्या ये आती है कि जैसे मान लेते हैं कि 12वीं के एग्ज़ाम में आपको अच्छे नंबर नहीं आए, आप मैथ में बेहतर नंबर नहीं लाते हैं, आप फिजिक्स में बेहतर नंबर नहीं लाते हैं, आप हिस्ट्री में मान लेते हैं बेहतर नंबर नहीं लाते हैं, और इस आधार पर जब आप एडमिशन कराने के लिए गए वहाँ पर उस कॉलेज के द्वारा कुछ कट ऑफ मार्क्स जारी किया गया है कि अगर आपके विज्ञान विषय में इतना से कम नंबर होगा तो आपका एडमिशन नहीं होगा। लेकिन अब ऐसी परिस्थितियां बिल्कुल नहीं रहेगी। इस सिस्टम को भी हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया है। और नए सिस्टम में क्या प्रावधान लाया गया है कि अब आप जब एडमिशन लेने के लिए जाएंगे तो वहां पर एक नया फॉर्मेट काम करेगा। नया फॉर्मेट ये काम करेगा, कॉलेज में एडमिशन के लिए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा और उस कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट में लाए गए नंबर को आपके मुख्य परीक्षा में, जो आपने 12वीं की बोर्ड परीक्षा में लाया है, उसमें जोड़ा जाएगा। और जब उसमें आपका बेहतर होगा तो उस हिसाब से आपका एडमिशन वहाँ पर कराया जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने जितना कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट में नंबर लाया उस नंबर को आपके 12वीं परीक्षा में लाए गए अंकों के साथ जोड़ा जाएगा और उसके बाद आपका उस कॉलेज में एडमिशन होगा। ग्रेजुएशन की पढ़ाई को 3 वर्ष और 4 वर्ष के ड्यूरेशन में बांट दिया गया है। अभी तक जो भी छात्र तैयारी कर रहे थे, मान लेते हैं कि आप बीएससी कर रहे हैं या बीए कर रहे हैं, आपने पहले 2 वर्ष की पढ़ाई को कंप्लीट किया लेकिन उसके बाद आगे की आप पढ़ाई नहीं कर पाए, तो उस परिस्थिति में आपको किसी प्रकार की कोई डिग्री नहीं दी जाती थी। आप जो है 2 वर्ष की अपनी पढ़ाई को भी बेकार मान लेते थे। लेकिन अब ऐसे सिस्टम को बिल्कुल नहीं रखा जाएगा। अब नया जो सिस्टम किया गया है उसमें ये बदलाव किया गया है कि यदि आप पहले वर्ष तक की पढ़ाई कर लेते हैं तो पहले वर्ष की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट प्रदान कर दिया जाएगा। यदि आप दूसरे वर्ष की पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं तो दूसरे वर्ष की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यदि आप तीसरे वर्ष की पढ़ाई को कंप्लीट कर देते हैं तो आपको बैचलर डिग्री प्रदान कर दी जाएगी। और यदि आप चौथे वर्ष की पढ़ाई को भी कंप्लीट कर लेते हैं तो अब आपको बैचलर डिग्री रिसर्च के सर्टिफिकेट के साथ आपको दिया जाएगा। जिस तरह से विद्यालयों में छात्र अपने पसंद के विषयों को रख सकते हैं, उसी तरह से स्नातक की पढ़ाई करने वाले भी छात्र अपने पसंद के विषय को रख सकते हैं। अर्थात वहाँ भी यदि आप बीएससी कर रहे हैं, फिजिक्स के साथ कर रहे हैं और आपका हिस्ट्री में रुचि है तो आप बीएससी में फिजिक्स के साथ हिस्ट्री भी रख सकते हैं। यदि आपका बायोलॉजी बेहतर है, उस बायोलॉजी के साथ यदि आप पॉलिटी रखना चाहते हैं तो पॉलिटी भी रख सकते हैं। यानी अब साइंस के साथ साइंस, आर्ट के साथ आर्ट, इस प्रकार के सिस्टम को कॉलेज लेवल पर भी हटा दिया जाएगा। अगला जो बदलाव ये किया गया है वो बदलाव ये है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो देश का एक मंत्रालय था जिसके मंत्री इस समय रमेश पोखरियाल जी हैं, इस मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल दिया गया है और इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ये बदलाव हुआ है। याद रखेंगे, आपके मानव संसाधन विकास मंत्री नहीं बदले हैं, बल्कि जो आपका मिनिस्ट्री था उस मिनिस्ट्री के नेम को चेंज किया गया है। और नेम को चेंज करते हुए अब सिर्फ रमेश पोखरियाल भारत के शिक्षा मंत्री कहे जाएंगे। अब वो मानव संसाधन विकास मंत्री नहीं कहे जाएंगे। जब आप संस्कृत विषय के क्षेत्र में ही कुछ काम करना चाहेंगे तो आपको अलग अलग विषयों को भी संस्कृत के भाषा में लेकर आपके सामने लाया जाएगा। तो ये भी एक बदलाव है कि संस्कृत की पढ़ाई पर अब जोर दिया जाएगा। और सबसे जो व्यापक और बेहतर बदलाव हुआ है वो ये हुआ है कि अभी तक जो भी छात्र बेहतर विद्यालयों में नहीं पढ़ पाते थे, खास करके प्राइवेट विद्यालयों में जब कोई बच्चा जाता था तो गार्जियन इतना कंफर्टेबल ही नहीं हो पाता था कि उस बच्चे को एक उचित फीस देते हुए अपने बच्चे को बेहतर स्कूलों में पढ़ा सके, क्योंकि वहाँ की फीस को देने में वो सक्षम नहीं था। लेकिन जो नई शिक्षा नीति लागू की गई है, उस नई शिक्षा नीति में क्या बदलाव किया गया है कि अब आपका बच्चा मनचाहे विद्यालयों में पढ़ाई कर पाएगा, क्योंकि सरकार अब एक निश्चित फीस को तय करेगी, उससे अधिक फीस प्राइवेट स्कूल अब नहीं ले पाएंगे। और यदि सब कुछ ये सही रहा, संसद भवन में ये प्रस्ताव सही समय पर अगर पारित हो जाता है, राष्ट्रपति की अगर इसको मंजूरी मिल जाती है, तो इस प्रस्ताव को यानी भारत की नई शिक्षा नीति को 2021-2022 के वित्तीय वर्ष में भारत में लागू कर दिया जाएगा। तो ये सब शिक्षा नीति को लेकर बदलाव हुआ है।
मैं उम्मीद करूंगा कि ये सारी नीतियां जो शिक्षा नीति के तहत लाई गई हैं उससे देश का विकास हो, देश के छात्रों का विकास हो, जिससे हमारा देश विकास करते हुए विश्व के एक बेहतर देशों की श्रेणी में शामिल हो सके, ऐसी हम पूरी उम्मीद करेंगे। तो चलिए अब अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर मैं आपसे मिलूंगा। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।